अभी कोई एक और ज्वाइन किया हुआ था। चलिए, तो हेलो, और कोई ज्वाइन किया है? कोई नहीं है। चलिए, तो देखो बच्चे, सबसे पहले ये जितने भी टर्म्स हम यूज करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग में यूज होते हैं। आप ही के यहां से आवाज आ रही है? हेलो। तो बच्चे, सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो यूज होते हैं उसमें सबसे पहला नाम है एसेट्स का। एसेट्स किसको कहते हैं? तो बच्चे, एसेट्स हम उस प्रॉपर्टीज और थिंग्स को कहते हैं जिसे हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सके, क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू मनी। तो एसेट्स के बारे में हम उन, देखो आप लोग भी जनरली यूज करते हो घर में कि हमारे पास बहुत एसेट्स है, कहते हो या नहीं कहते हो? तो एसेट्स आप किसको कहते हो? आपके पास महंगे टीवी हो, महंगे फ्रिज हो, महंगे आपके पास एसी हो, महंगा आपका घर हो, लैंड हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, मशीन हो, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज और थिंग्स को हम जनरली क्या कहते हैं? एसेट्स। क्योंकि ये एसेट्स जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो हम इनको बेच करके मनी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी उन्हीं को हम एसेट्स कहते हैं, उसी प्रॉपर्टीज और थिंग्स को कहते हैं जो बिजनेस में हम लंबे समय तक यूज करते हैं, और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? बोलिए, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मनी में। आवाज मिल रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है अब? चलिए, तो एसेट्स किसको बोलेंगे? एसेट्स हम उस सोर्स को बोलेंगे जो हमारे बिजनेस में रेवेन्यू यानी पैसे अर्न करने में हेल्प करता है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं? मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज और थिंग्स को हम बिजनेस में एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है एसेट्स, लेकर के डैश दिया हुआ है, और लिखा जा रहा है कि एसेट्स आर द सोर्सेज विच बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। एसेट्स वह सोर्स है जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो बताइए, हम कोई भी एसेट्स जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में अपने घर के एसेट्स को, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बिजनेस में भी वो प्रॉपर्टीज और थिंग्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में हो, और एसेट्स रेफर टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी एसेट्स हम उस प्रॉपर्टी और थिंग्स को भी कहते हैं जिन्हें मनी में एक्सप्रेस और कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में बात आ रही है? जैसे हमारे पास लैंड है, लैंड, तो लैंड हम आज यूज भी करते हैं, और लैंड पे अगर हम खेती कर रहे हैं या लैंड को हम रेंट पे दिए हैं तो उससे हम कुछ अर्न भी कर रहे हैं। यस और नो?
और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस लैंड को मनी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस लैंड को हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। इस लैंड को क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस में भी अगर बिजनेस का अपना लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कार है, मोटर वैन है, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये बिजनेस में यूज करके हम क्या करेंगे? पैसे अर्न करेंगे। और जब कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्रॉपर्टीज को बेच करके क्या करेंगे? मनी में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रॉपर्टीज को मनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे सोर्सेज जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है और जिन्हें जरूरत पड़ने पर हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। राइट? क्लियर है? अब देखिए बच्चे, ये जो एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स दो तरह के होते हैं। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अच्छे बच्चे, एसेट्स तो दोनों में लगा हुआ है, बोलिए। तो डिफरेंस किस चीज में होगा? नॉन करेंट में और करेंट में। एसेट्स का मतलब तो क्लियर है कि वो प्रॉपर्टीज और थिंग्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होता है और जिसे हम मनी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसेट्स तो दोनों जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए एसेट्स दोनों जगह क्या है? सेम है। लेकिन एक जगह नॉन करेंट लिखा हुआ है और दूसरे जगह, तो अंतर इसी में है। इसी करेंट और नॉन करेंट को समझना है, करेंट और नॉन करेंट को समझना है। तो वैसे एसेट्स जिसे बिजनेस में 1 वर्ष से अधिक, यानी मोर देन 1 ईयर से अधिक हम बिजनेस में यूज करते हैं और 1 साल के बाद हम उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या है? नॉन करेंट है। ठीक है ना? यानी नॉन करेंट अगर हमको पहचानना है तो पहले हम उसके टाइम को देखेंगे। क्या, किसको देखेंगे जी? अगर टाइम मोर देन 1 ईयर होगा, मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या होगा? नॉन करेंट। और लेस देन 1 ईयर होगा तो क्या हो जाएगा? करेंट। यानी वो प्रॉपर्टीज और थिंग्स जिसका बिजनेस में 1 वर्ष से अधिक समय तक हम उसको यूज करते हैं, या हम 1 से अधिक वर्ष में क्या करते हैं? मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे एसेट्स कौन से एसेट्स कहलाएंगे? नॉन करेंट एसेट्स कहलाएंगे। राइट? लेकिन अगर कोई एसेट्स जिसे हम विदिन ए ईयर 12 महीने के अंदर मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? करेंट एसेट्स की कैटेगरी में। राइट? तो बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स का डिफिनीशन यहां दिया हुआ है। क्या लिखा जा रहा है कि नॉन करेंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। कहता है कि जिसे कितने वर्ष तक रखा जाता है? 1 से अधिक वर्ष के लिए हेल्ड करके रखा जाता है, रोक करके रखा जाता है। समझ गए? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स। इस नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म का मतलब होता है अवधि, लॉन्ग का मतलब होता है अधिक अवधि वाला एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? यानी इस एसेट्स को, यानी नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। राइट? अब जो नॉन करेंट एसेट्स है, ये नॉन करेंट एसेट्स 2 तरह के होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब देखो, एसेट्स तो है, लॉन्ग पीरियड के लिए तो है, लॉन्ग टर्म के लिए तो है,
लेकिन उसमें कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और जब आवश्यकता पड़े तो उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको देखने और छूने से मतलब ये है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब कहीं पर भी यह भौतिक रूप में उपस्थित है। लैंड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? लैंड, कार, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला एसेट्स है। इसको हम फिजिकली देख सकते हैं कि हाँ इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, हाँ ये सारा चीज हम उसका माप सकते हैं। फिजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे वो उपस्थित है। तो ऐसे एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिन्हें बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है, खरीदा और बेचा जा सकता है, ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स किस कैटेगरी में आएंगे? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। क्लियर है? और वही एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसका परचेज और सेल हो सकता है, तो ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स। तो बच्चे अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को आपको याद करना है और बताना है। जैसे देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि टेंजिबल एसेट्स, द एसेट्स कैन बी टच एंड कैन बी सीन, यानी एसेट्स जिसे छुआ जा सकता है, एंड कैन बी सीन देखा जा सकता है, एंड हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स like land, building, plant, furniture, vehicles, office equipment, leasehold properties, ये सारी की सारी एसेट्स जो हैं ये हमारे बिजनेस में क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें हम बेच करके क्या कर लेते हैं? मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यस और नो? तो ये आपसे पूछें कि आप टेंजिबल एसेट्स का डिफिनीशन बताइए, तो आप यहां से लेकर करके यहां तक क्या करेंगे? लिख देंगे, राइट? और आपसे कहेंगे कि आप 2, 4, 5 एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में इन सभी एसेट्स का नाम लिख देंगे, राइट? अब कहता है क्या? इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स इसका जस्ट अपोजिट है, कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच एंड हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये कौन सी चीजें हैं? तो अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बारे में बात करें तो इनटेंजिबल एसेट्स, द एसेट्स कैन नॉट बी सीन एंड टच एंड हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। these assets are intangible assets, क्योंकि ये एसेट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर होते हैं और इन सभी का वैल्यूएशन हाँ परचेज और सेल के टाइम पर ही होता है। जब बिजनेस परचेज और सेल किया जाता है तभी होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल में देते हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। तो रेपुटेशन जो है वो क्या फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। रेपुटेशन क्या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं कि उसको फील कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो रेपुटेशन देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, बट रेपुटेशन भी बिकता है। रेपुटेशन भी क्या होता है बाबू? बिकता है। जैसे मान लीजिए आपके चौक पर, आपका किस जगह पे घर है?
बरियारपुर चौक। अब मान लीजिए कि कचहरी चौक पर एक बहुत बढ़िया दुकान है जो बहुत ही फेमस है। अगर उसका मालिक अपना दुकान अगर बेच करके जाना चाह रहा है, बेच करके जाना चाह रहा है, और उसके दुकान में 5 लाख रुपए के सामान है, 5 लाख रुपए के क्या है, सामान है, तो अगर वो अपना बिजनेस बेचना चाहेगा तो किसी से 5 लाख रुपए ले करके वो जगह, वो बिजनेस उनको दे देगा, या 5 लाख से उनसे ज्यादा लेगा? 5 लाख में दे देगा। तो 5 लाख तो उसके दुकान का सामान का ही दाम है, ज्यादा लेगा। क्यों ज्यादा लेगा? हाँ, तो ज्यादा क्यों लेगा? 5 लाख का सामान है तो 5 लाख ले लो, ज्यादा क्यों लोगे? नहीं नहीं, पूरे घर का नहीं, वो केवल दुकान अपना दे रहा है वो। हाँ, दुकान का भी दाम मिला लिए, दुकान का दाम, दुकान का सामान, दुकान के अंदर जितना चीज लगा हुआ है, बिजली बत्ती दुनिया जहान, सब मिला करके 5 लाख रुपए का है। तो 5 लाख रुपया लेकर के वो आपको दे दे बिजनेस, ऐसा वो बिजनेसमैन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बोलिए? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो बिजनेस आप खरीदने जा रहे हैं उस चौक पर उस दुकानदार का बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, ठीक है ना। आप उसने अपने व्यवसाय को बहुत वर्षों में इस मुकाम पर पहुंचाया है और नेम फेम अर्जित किया है, नेम फेम कमाया है। आज आप दुकान ले लोगे और आपके पास कस्टमर आज से ही आना शुरू कर देंगे, यानी आप आज से ही जितना वो अर्न करता था उतना आज से ही आप क्या कर देंगे, अर्न करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप उसके गुडविल को भुनाएंगे, आप उसके साख को, उसके रेपुटेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। तो जब आप उसके रेपुटेशन को यूज कीजिएगा तो ऐसे में वो आपसे ज्यादा वैल्यू लेगा। अगर इस चीज को नहीं समझते हैं तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल समझा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि हीरो कंपनी है, कौन कंपनी है जी? हीरो कंपनी है। क्या हम हीरो कंपनी की बाइक कभी उसके ऑनर को जान करके खरीदते हैं? ऑनर का मतलब कि इस कंपनी का मालिक कौन है ये जान करके हम कभी बाइक खरीदते हैं? नहीं, हम तो हीरो कंपनी को देखते हैं कि हीरो कंपनी अच्छा बाइक बनाती है, मार्केट में इसका रेपुटेशन है, इसका रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया मिलता है, राइट। अब हीरो कंपनी का मालिक चाहता है कि हम यहाँ इंडिया में बिजनेस बंद कर दें और हम फॉरेन में बिजनेस शुरू करें, यानी इंडिया में जो इसके फैक्ट्री हैं, इसके ऑफिस हैं, इसके शोरूम हैं, ये सब किसी को बेच दिया जाए। तो मान लिया जाए हीरो कंपनी को कौन खरीदने जा रहा है? रिलायंस मान लीजिए। तो हीरो कंपनी जब अपने बिजनेस को बेचने की बात कही तो उसके अंदर एसेट्स जो हैं, यानी उसकी खुद की संपत्ति जो है, सब मिला करके, शोरूम वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, ये सब चीज मिला उला करके, मशीन वगैरह, ये सब कुछ मिला करके मान लीजिए 100 करोड़ का है। कितने? 100 करोड़ के हैं, राइट। तो क्या करें, 100 करोड़ रिलायंस उसको दे दे और हीरो वाला उसको अपना बिजनेस बेच करके चला जाए? नहीं, ऐसा हीरो कंपनी नहीं करेगा। हीरो कंपनी कहेगा कि भैया रिलायंस महोदय, आप तो आज बिजनेस शुरू करोगे हीरो के नाम पर, आज आप बिजनेस शुरू करोगे हीरो के नाम पर, और आज से ही आप उतना अर्न करना शुरू कर दोगे जितना हम अर्न करते थे। तो हम तो अर्न किए हैं इतना जो आज के समय में अर्न कर रहे हैं, ये तो हमारे वर्षों का मेहनत है, और आप बिना मेहनत किए ही आज के डेट से ही क्या करना शुरू कर देंगे, अर्न करना शुरू कर देंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, हैं? तो भाई वर्षों के मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए, हैं?
वर्षों से हमने जो रेपुटेशन बनाया है उसका तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो एक काम करिए, 100 करोड़ हमें उसके भी दे दीजिए, यानी कुल मिलाकर के आप 200 करोड़ रुपया दीजिए और कंपनी ले लीजिए। तो 1 करोड़ की तो संपत्ति थी, ये तो विजिबल था, ये तो दिखाई दे रहा था। लेकिन 1 करोड़ रुपया, ये 100 करोड़ रुपया हम किस चीज का दे रहे हैं? उस इनविजिबल एसेट्स का जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी रेपुटेशन को क्या बोला जाता है बिजनेस में? गुडविल। क्या बोला जाता है? गुडविल। अब कहते हैं कॉपीराइट। अगला नाम क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट आप बहुत जगह पे पढ़ते होंगे, कॉपीराइट रिजर्व पढ़ते हैं। आप देखेंगे, आप जब भी बुक खरीदते हैं तो आप समझो चीज को, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम किसका बुक पढ़ा रहे हैं? एसके सिंह का। और एसके सिंह के बुक को कौन सा पब्लिकेशन प्रिंट करती है? साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एसके सिंह ने साहित्य भवन पब्लिकेशन को क्या किया है? अधिकार दिया है क्या करने का? कॉपी करने का। क्या करने का? कॉपी करने का। और जितना पीस आप कॉपी कीजिएगा, जितना बुक आप बनाइएगा और सेल कीजिएगा, हम उस पर बुक पर आपसे प्रत्येक वर्ष मान लीजिए 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया हम लेंगे। तो ये 50 रुपये जो हमें मिल रहे हैं, किसको? एसके सिंह को। एसके सिंह को क्या कोई संपत्ति दे करके 50 रुपया मिल रहा है कि अधिकार दे करके मिल रहा है? तो अधिकार देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है कि महसूस किया जा सकता है? अधिकार को महसूस किया जा सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉपीराइट क्या है? हाँ, तो कॉपीराइट वर्ड जो है जनरली यूज होता है किस चीज में? प्रिंटिंग में। किस चीज में यूज होता है? प्रिंटिंग में, ठीक है ना। पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पेटेंट जो है, हम किसी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। और फर्दर अगर किसी कंपनी को या किसी देश को या किसी भी व्यक्ति को अगर वह प्रोडक्ट बनानी है तो उसे हमसे आकर के क्या लेना पड़ेगा? अधिकार लेना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा पेटेंट राइट। क्या बोला जाएगा? हाँ, अभी आप एक मूवी देखे होंगे, क्रिश मूवी देखे थे हैं? नया वाला क्रिश 3। तो क्रिश 3 में आप देखे होंगे कि वो जो विवेक ओबराय है, उसने क्या किया था? एक वायरस बनाया था और वायरस को फैलाया था और कहा था कि भाई इसका एंटीडोर कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। और जब देश प्रभावित होगा तो हम एंटीडोर क्या करेंगे? सबको बेचेंगे, सेल करेंगे। यानी वो एंटीडोर बना करके अपने नाम से क्या कर लेता? रजिस्टर्ड करा लेता, पेटेंट करा लेता। और पूरे देश में जब वायरस फैल जाता तो क्या करता? वो खुद ही वैक्सीन बेचता। और जिस देश को अगर वैक्सीन खरीदने के साथ साथ अगर बनाना भी होता तो उससे वो क्या करता? पेटेंट राइट लेता। एकदम सिंपल सा बताया है आप आपको, ठीक है ना। अभी जैसे कोविड का समय था तो सारी देश शुरू में क्या लगी हुई थी? हम वैक्सीन बनाएंगे, हम वैक्सीन बनाएंगे। फ्रांस कहता था हम बना लिए, अमेरिका कहता था हम बना लिए, हाँ, भारत भी उसमें था, तो भारत ने भी वैक्सीन बना ली हैं। जो आज कोविशील्ड है, इसने सीरम बायोटेक से मिल करके हैं क्या कर लिया? कोविशील्ड बना लिया। मीन्स कहने का सेंस ये है कि अब कोई जो सबसे पहले बना लेता और कोई देश नहीं बनाता, तो ऐसे में क्या करता? जो देश सबसे पहले बनाया है वो देश बाकी सभी देशों को बेचता, या तो मटेरियल बेचता, प्रोडक्ट बेचता, या फिर उसका राइट बेचता। क्या बेचता जी?
राइट बेचता, तो जब वो राइट बेचता तो वो क्या कहलाता? पेटेंट राइट। तो राइट बेच करके भी वो उससे क्या करेगा? दूसरे देश से करोड़ों रुपए अर्न करेगा। तो ये कॉपीराइट, पेटेंट राइट जो कि कैन बी टच एंड कैन बी सीन, हाँ, बट दे हैव सेलेबल वैल्यू, तो इसको सेल किया जा सकता है ना, और पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो ये एसेट्स है कि नहीं है? वेरी गुड। आइए फिर देखते हैं आगे। अब कहता है लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर क्या? ये सब क्या है? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये सब क्या है? तो आप क्या करेंगे? नाम याद रखेंगे, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स। अब आता है करेंट एसेट्स, पहले ही बता दिए हैं। करेंट एसेट्स वो एसेट्स है जो या तो कैश में है या जिसे हम विद इन 12 मंथ्स क्या करेंगे? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। कैश के फॉर्म में है या जिसे हम क्विकली कैश में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। और क्विकली का मतलब कितना समय? विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। तो कहता है कि विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी जो कैश के फॉर्म में है, या और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। ठीक है, या तो कैश में है या जिसे क्विकली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। यानी अगर अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग डेट हमने आपको बताया था कि कब रिपोर्ट किया जाता है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 दिसंबर को करेंगे या फिर बच्चे 31 मार्च को करेंगे, राइट। तो इस डेट से, यानी यदि दिसंबर से या मार्च से, कितने महीने के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। तो 12 मंथ्स के अंदर, रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ्स के अंदर उसको हम क्या कर लेंगे जी? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और मनी रियलाइज कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे एसेट्स क्या कहलाएंगे? नहीं, करेंट एसेट्स। क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल में क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज। आगे हम लोग जानेंगे, अभी केवल नाम जानिए। क्या जानिए? स्टॉक, क्योंकि हम आगे जो है आपको डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करेंगे, किया हुआ है स्टॉक 11 नंबर पे। 11 नंबर पे स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी आप केवल नाम जानिए, स्टॉक को बाद में जानेंगे, ओके। तो आपसे अगर कहा जाए कि आप करंट एसेट्स के एग्जाम्पल बताइए, तो करंट एसेट्स के एग्जाम्पल में क्या क्या बता देंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस एटसेट्रा, राइट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर पाए? एसेट्स। तो एसेट्स के बारे में आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। कल आपको बताएंगे लाइबिलिटीज, कैपिटल, और कल कैपिटल और लाइबिलिटीज पे खत्म होगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक ही बार में हेवी नहीं करना है। एक ही बार में अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ओवरलैप होने लगेगा। आई बात समझ में? आज हम सिर्फ और सिर्फ किसको जाने हैं? एसेट्स को। एसेट्स कहते किसको हैं? एसेट्स कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टेंजिबल एसेट्स और एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको याद कीजिए कि एसेट्स का डिफिनीशन क्या है, नॉन करेंट एसेट्स का डिफिनीशन क्या है, करेंट एसेट्स का डिफिनीशन क्या है, नॉन करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल क्या हैं। नॉन करेंट एसेट्स में जो 2 तरह के एसेट्स हैं,
टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो प्रणीत, आप छोटा बरियारपुर रहते हैं, दिव्या के घर के आसपास? अच्छा, तो मतलब दिव्या उसी घर में रहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो गए हैं दिव्या के यहाँ, आए हुए हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए, ठीक ना? और कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक? अभी कोई इशू नहीं है? चलिए ठीक है, ओके बाय।